और इसमें सबसे पहले मैं आपको आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि बर्नौली थ्योरम पढ़ने के लिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो आइडियल फ्लूइड क्या है, ये जानेंगे सबसे पहले तो, और उसी के साथ यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर के बारे में जानेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में भी जानेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी अलग है और टर्मिनल वेलोसिटी अलग है, ठीक है? तो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आइडियल फ्लूइड क्या है? आइडियल फ्लूइड वो है जो नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो। आइडियल फ्लूइड a fluid which is non-viscous, a fluid which is non-viscous and incompressible। दो प्रॉपर्टी मेन है, एक तो नॉन विस्कस होना चाहिए और एक इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कंप्रेस ना हो, एलोंगेट ना हो और नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का मतलब जैसे कि फ्लूइड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, या मैं कहूँ विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए। इस तरह के फ्लूइड को हम नॉन विस्कस कहेंगे, और इनकम्प्रेसिबल भी अगर है तो वो आइडियल फ्लूइड कहलाएगा, ठीक है? अब ये जो फ्लूइड होते हैं इसके 3 तरह के फ्लो होते हैं, और ब्रॉडली कैटेगराइज़ करें तो 2 ही तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो, और दूसरा होता है टर्बुलेंट। लेकिन इसी में स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो में एक और स्पेशल टाइप होता है जिसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक टाइप आप कह सकते हो। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में आगे हम बढ़ेंगे रेनॉल्ड नंबर की तरफ, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ फ्लो, इसका पहला जो है वो है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन या दूसरा नाम है स्टेडी। एक ही बात है, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो अलग-अलग हैं, पर अलग नहीं है, सेम है। स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो, हिंदी में इसे कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन, ठीक है? तो स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो, अब ये क्या होता है, तो इसमें सारे पार्टिकल एक लाइन फॉलो करते हैं, एक लाइन में चलते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट से जिस समय गुजरते हैं, ठीक है? पर्टिकुलर पॉइंट से जब गुजरते हैं, तो उस पॉइंट के लिए पहले से ही एक प्री डिफाइंड स्पीड है, उसी से गुजरेंगे। हर पार्टिकल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगा, वहाँ स्पीड फिक्स्ड है, उससे न कम न ज़्यादा, और एक लाइन में चलते हैं, इसी लाइन को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। इन स्ट्रीम लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे स्ट्रीम लाइन पर किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर हमें फ्लो की वेलोसिटी, लिक्विड की वेलोसिटी, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पता लगती है, ठीक है? अब ये जो लाइन जिसमें ये चलते हैं, वो लाइन स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व्ड हो सकती है, ठीक है? तो देखिए, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इन स्ट्रीम लाइन फ्लो particles move in a line, move in a straight or curved line. In streamline flow, particles move in a straight or curved line, and
every particle has a fixed velocity. Every particle has fixed velocity at a given point in a straight line या streamline. ठीक है. The tangent drawn at any point. The tangent drawn at any point of the tangent drawn at any point of this line gives the direction of flow velocity at that point. ये एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है. ठीक उसी तरह से ये ब्लू लाइन जो मैंने अभी खींची, ये एक स्ट्रीम लाइन है और इसके एक पॉइंट पे यहाँ पे हमने टेंजेंट खींची तो हमें यहाँ वेलोसिटी मिल जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाएगी. अब देखिए इसमें ये वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ ये वेलोसिटी v2 है. तो जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं वो टेंजेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा. और जैसा मैंने ऊपर कहा कि एक फिक्स्ड पॉइंट पर वेलोसिटी फिक्स होती है. अब यहाँ जैसे लेट मी नेम दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी, तो ए पॉइंट से कोई भी पार्टिकल गुजरेगा, कोई भी, वो पार्टिकल v1 की वेलोसिटी अटेन करेगा. इससे कम ज्यादा नहीं, दाएं बाएं भी नहीं, डायरेक्शन भी वही होगा, मैग्नीट्यूड भी वही होगा. फिर जब ये पार्टिकल ए से गुजरने के बाद जब बी पे पहुंचेगा तो बी से कोई भी पार्टिकल जब गुजरेगा तो बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v2. बी पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल. तो यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि वेलोसिटी एक पॉइंट के लिए फिक्स्ड होती है और वो पार्टिकल एक के लिए नहीं, जो भी पार्टिकल उस पॉइंट से गुजरेगा. जैसे आपने देखा होगा रोड पे आप चलते हैं, सिटी में चलते हैं, तो सिटी में जब आप चलते हैं तो सिटी में जो वेलोसिटी होती है वो वहाँ लिखा होता है बोर्ड पे कि 40 किलोमीटर पर आवर फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा आप तेज नहीं चला सकते. ठीक है. या हाईवे पे अगर आप बात करें तो देखें, आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे चले जाएं, यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ जो स्पीड लिमिट है वो इतना है, 120 किलोमीटर पर आवर से चला सकते हैं या 80 किलोमीटर पर आवर से. इसी तरह से एक फिक्स्ड पॉइंट पर फिक्स्ड स्पीड होती है. हर पार्टिकल जब वहां से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड होगी. ठीक है. सभी पार्टिकल के लिए पॉइंट के लिए स्पीड फिक्स्ड है. यही मैंने ऊपर आपको लिखाया है. एवरी पार्टिकल हैज अ फिक्स्ड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इन स्ट्रीम लाइन. ये जो मैंने ब्लू में जो लाइन नीचे खींची है, आ, ये वाली की बात कर रहा हूँ. ये वाली जो लाइन खींची है, ये लाइन ब्लू वाली, ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये एक स्ट्रीम लाइन है. अब देखिए अगर इसी में हम इसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन को शो करें तो जैसे कि एक पाइप है, ठीक है, इसे ट्यूब ऑफ फ्लो भी आप कह सकते हो, ट्यूब ऑफ फ्लो. इसमें ऐसी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन होंगी. ये जो मैं अभी ब्लू इसमें खींच रहा हूँ, ये ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रीमलाइन. अब इन स्ट्रीमलाइन में जैसे कुछ पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं, ये पॉइंट, और यहाँ ये जो वेलोसिटी है
ये v1 है, ये जो वेलोसिटी है वो v2 है, ये जो वेलोसिटी है वो v3 है। तो एक गिवन पॉइंट के लिए वेलोसिटी फिक्स्ड है। दिस इज ट्यूब ऑफ फ्लो। और इसमें ये सभी क्या हैं, ये ब्लू कलर में मैंने जो शो की है, दीज आर स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रीम लाइंस, ट्यूब ऑफ फ्लो v1 v2 v3। अब इसी में और एक दो बातें, जैसे मैंने एक तो कहा प्रॉपर्टीज हैं, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। नो टू स्ट्रीम लाइंस, no two streamlines can no two streamlines can intersect each other। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जैसे बताया था कि अगर दो लाइन कट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ खींचा, तो दो डायरेक्शन हमें वेलोसिटी के मिलेंगे। और एक पॉइंट के लिए पहले से जब वेलोसिटी डिफाइंड है तो एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिक होता था एक पॉइंट पर, उसी तरह से वेलोसिटी भी एक पॉइंट पर फिक्स्ड होती है। और अगर दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट खिंच जाएंगी, और इसलिए हमें वहां पर दो डिफरेंट डायरेक्शन मिल जाएंगे वेलोसिटी के, जैसा कि मैंने यहाँ v1 v2 दिखाया इंटरसेक्शन पॉइंट पर। और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट पर फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये तो हुआ आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में। अब लेमिनार फ्लो है जो कि इसी का एक टाइप होता है। वैसे हम कई बार पढ़ते हैं, तीन तरह के टाइप पढ़ लेते हैं, पर ब्रॉडली बात करूं तो दो ही टाइप हैं, एक स्ट्रीमलाइन और एक टर्बुलेंट। एक और आपने पढ़ा होगा लेमिनार फ्लो, तो मैं बता दूं लेमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक टाइप मान के चलिए। बस अंतर यहाँ पे ये है कि इस फ्लो में स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड फ्लो करता है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है। लेमिनार फ्लो में लेयर्स के फॉर्म में, और एक लेयर की स्पीड फिक्स होती है, पूरी लेयर की। यहाँ पे जैसे अगर आप ऊपर देखें, ये वाला जो फिगर मैंने बनाया ट्यूब ऑफ फ्लो वाला, इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ ये एक स्ट्रीम लाइन है, लेयर नहीं है, ये एक स्ट्रीम लाइन है। और इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी v1 v2 v3 थी। थोड़ा और मैं जूम कर दूं इसको, v1 v2 v3 थी। लेकिन अगर लेमिनार फ्लो होगा तो ये पूरी एक लेयर होगी और इस पूरी लेयर की वेलोसिटी सेम होगी। यानी v1 है तो पूरी लेयर की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। तो ये लेमिनार फ्लो होता है। और इसको भी मैं लिखा देता हूँ, सेकंड जो टाइप है वो लेमिनार फ्लो, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ streamline, it is a type of streamline flow, streamline flow in which liquid flow in the form of layers, ठीक है। it is a type of streamline flow in which liquid flow in the form of layers, ठीक है। and each layer has liquid flows in the form of layers and each layer has fixed speed,
ईच लेयर हैज फिक्स स्पीड, हर लेयर की स्पीड फिक्स होती है, यानी कि यहाँ समझने की बात है कि लेयर में जितने मॉलिक्यूल होंगे उन मॉलिक्यूल की सेम स्पीड होगी, ठीक है। दैट इज ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन लेयर has all the molecules have same speed, ठीक है। तो थोड़ा सा ही अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर मैंने बताया आपको। अब इसके बाद देखिए, टर्बुलेंट टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि ये इसमें न तो कोई फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है पार्टिकल की स्पीड का, और ना ही कोई डायरेक्शन होता है। जैसे हम अपने शहर में देखते हैं, रोड पे व्हीकल जो चलते हैं वो लाइन से नहीं चलते। बड़े बड़े मेट्रोज में, हाईवेज पर आपने देखा है व्हीकल लाइन से चलते हैं, लेकिन अपने यहाँ शहर में कहीं चौराहे से या कहीं भीड़ भाड़ अगर हो तो आप देखते हैं कोई किधर से भी जा रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में ही चला रहा है, बस उसको निकलना है। कोई रॉन्ग साइड में चल रहा है, कोई सामने से निकाल रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में, छोड़ो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको जहां मन है वो जा रहा है। तो इसी तरह का कुछ टर्बुलेंट फ्लो होता है। इसमें जो स्पीड होती है, जो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन होता है। और स्पीडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में एक चीज और है कि जैसे जैसे हम फ्लो की स्पीड को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम फ्लो की स्पीड को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो फ्लो है वो स्टीडी से टर्बुलेंट की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इन दिस फ्लो इन दिस फ्लो there is no fixed magnitude there is no fixed magnitude and direction of velocity. There is no fixed magnitude and direction of velocity. Molecules have different velocity in random direction. Different velocity in random direction. अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है, वो है रेनॉल्ड नंबर, और वहीं से हम समझेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। वैसे तो अभी तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर कभी आए तो आप ये थोड़ी सी जो मैं बातें बताऊंगा, रेनॉल्ड नंबर क्या है, इसके फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं, और क्रिटिकल वेलोसिटी को इसी से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लो की स्पीड बढ़ती है, वो फ्लो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट होना शुरू हो जाता है। तो आप हेडिंग लिखेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। हमने पीछे टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था, दैट इज डिफरेंट, क्रिटिकल वेलोसिटी डिफरेंट, फ्लूइड के फ्लो से रिलेटेड है। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी तक कोई भी फ्लो स्ट्रीम लाइन रहता है, लेकिन अगर हम स्पीड बढ़ाने लगें, ठीक है, तो वो फ्लो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा
flow speed increases, as the flow speed increases, the streamline flow the streamline flow starts changing. As the flow speed increases, the streamline flow starts changing into streamline flow start changing into turbulent. The maximum speed the maximum speed up to which the maximum speed up to which the flow is streamlined, up to which the flow is streamlined, the maximum speed up to which the flow is streamlined is called critical velocity. यानी इस वेलोसिटी के बाद अगर हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो फ्लो टर्बुलेंट होने लगेगा। ठीक है, रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले को हम रेनॉल्ड नंबर के नाम से जानते हैं, जो बताता है कि फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा या फिर स्ट्रीमलाइन होगा। रेनॉल्ड gave an expression which tells us about the nature of flow। ठीक है, और ये फॉर्मूला है R इक्वल्स टू DRV अपॉन ईटा। ठीक है, DRV अपॉन ईटा। यहाँ जो R है दिस इज रेनॉल्ड्स नंबर, R को हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। ये जो D है दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, R रेडियस ऑफ द पाइप, जिसमें पानी बह रहा है उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द पाइप। V फ्लो वेलोसिटी, और आप नोटिस कर सकते हैं रेनॉल्ड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, R यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V वेलोसिटी के, और जो ईटा है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और एक चीज और जो यहाँ जानने की है कि ये जो R होता है वो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब ये आप में से हो सकता है कई बच्चों को शायद पता भी हो और कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है R, जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। इट्स ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब R जो है, इस R की जो वैल्यू है, ये वैल्यू
मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मैंने चेक करके ही बताऊंगा, आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, खासकर जो मेडिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, वो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ते हैं। हालांकि फिजिक्स में तो मैंने कहा भी नहीं है आपको ऐसा कुछ कि बहुत ज़रूरी है, बायो केमिस्ट्री में तो खैर ज़रूरी भी है। तो अब जो मैं आर की वैल्यू आपको बताने जा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में जो दी है उससे डिफरेंट है। एक अकेली टेक्स्ट बुक मुझे ऐसी मिली जिसमें आर की वैल्यू बहुत अलग दी है, बहुत अलग। बाकी मैंने इसको कई डिफरेंट सोर्सेज़ से चेक किया है, और चेक करने के बाद मैं पहले चेक मैंने इसलिए किया क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू दे रखी है। तो जो मैं लिखा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से कॉन्ट्राडिक्ट अभी भी करेगी, ठीक है? तो अब आपकी चॉइस है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं या जो मैं बता रहा हूँ वो आप मानते हैं। तो आर लेस देन 2000 है, और ये फ्लो के बारे में बताता है। अगर आर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है? आर लेस देन 2000 होता है तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर आर की वैल्यू 3000 से ज़्यादा होती है तो फ्लो टर्बुलेंट होता है। अब यही चीज़ एनसीईआरटी में अगर आप चेक करोगे तो वहाँ आर की वैल्यू लेस देन 1000 दे रखी है स्ट्रीमलाइन के लिए, और ग्रेटर देन 2000 दे रखी है टर्बुलेंट के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप देखें डेटा तो हम कह सकते हैं आर की वैल्यू 2000 से तो कम है, और 3000 से अगर ज़्यादा है तो पता लग गया। लेकिन अगर 2000 और 3000 के बीच में हो तो क्या होगा? तो ये फिर जो फ्लो होता है, जब आर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में होती है, तो फ्लो अनस्टेडी होता है। अनस्टेडी का मतलब है कि कभी ये स्ट्रीमलाइन तो कभी ये टर्बुलेंट, ठीक है? यानी कि वो चेंज हो रहा है, अभी फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रहा है। फि चेंज होने का मतलब क्योंकि स्पीड तो बढ़ ही रही है। यहाँ पे आपको मैंने बोला कि एक चीज़ जो नोटिस करने की है वो ये है कि आर प्रोपोर्शनल टू वी, मेन आर प्रोपोर्शनल टू वी, यानी वेलोसिटी जैसे-जैसे बढ़ेगी, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। तो अभी इस 2000 से 3000 के बीच में जो फ्लो होता है, वो अनस्टेडी कहलाता है। तो फ्लो इज़ अनस्टेडी, और अनस्टेडी का मतलब मैंने आपको बताया कि न तो पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन हुआ है, न रहा है, न पूरी तरह से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हुआ है, अभी बीच की स्टेज है। इट इज़ टर्निंग या चेंजिंग इंटू टर्बुलेंट। तो कुछ पार्शियली स्ट्रीमलाइन, पार्शियली टर्बुलेंट है, एकदम परफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, रेनॉल्ड ने ये जो नंबर दिया था, ये हमें फ्लो का एक रफ़ आइडिया देता है। रफ़ आइडिया देता है, एकदम प्रिसाइज़ आप सोचेंगे प्रिसाइज़ हमें पता लग जाता है, ऐसा नहीं है। और ये मैंने डिफरेंट सोर्स से, मल्टीपल सोर्सेज़ से आई हैव चेक्ड दिस वैल्यू, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो वैल्यू दी है वो 1000 और 2000 का दे रखा है, लेकिन ये 2000 और 3000 आई हैव चेक्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेज़। वो आपकी चॉइस है कि आप उसे माने या ना माने, लेकिन ये है। और फ्लो इज अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज समटाइम्स इट इज स्ट्रीमलाइन, या स्टेडी कह सकते हैं, एंड समटाइम समटाइम्स इट इज स्ट्रीमलाइन, एंड समटाइम इट इज टर्बुलेंट। अब मैं देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे नल को आप जब ओपन करते हैं, सुबह जगे होंगे, ब्रश वगैरह किया होगा, ठीक है? उम्मीद है ब्रश वगैरह करके मुंह वूह धो के ही बैठे होगे, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे कि बस उठे और बिस्तर में बैठे हुए नींद ले रहे हो, बस मोबाइल चालू कर दिया, बोले शुभारंभ हो गया सर, बस हमारा काम ये था मोबाइल चालू करके रख दें और हम आराम से सोते रहते हैं सर, आप पढ़ाते रहते हो, हम सोते रहते हैं। खैर, मैं आपको जो बता रहा था कि स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को अगर समझना हो तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल ये है कि आप उस नल के टैप को आहिस्ता से खोलिए, तो शुरुआत में एक उसमें से पानी की धार, स्ट्रीम निकलेगी। बहुत कम खोलना है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। तो हल्की सी एक स्ट्रीम उसमें से निकलेगी, और वही फ्लो जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है। जैसे ये टैप है, नल की ये
टोटी कह सकते हो आप इसको, इसमें से जो पानी निकलता है तो ऐसी स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, ये जो फ्लो होता है, दिस फ्लो इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। लेकिन अगर आप पूरा नल खोल देते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पानी जो है वो बहुत तेजी से इधर उधर ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो पानी ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। दिस फ्लो इज टर्बुलेंट। अगर स्पीड बढ़ती है तो वो टर्बुलेंट हो जाता है, और आप इसको नोटिस करेंगे जब शुरुआत में आप नल को थोड़ा सा खोलिए, आज करके देखिएगा, हल्का सा खोलेंगे तो एक स्ट्रीम बनेगी, बहुत शांत सी होगी और बड़ा फ्लो स्मूथ टाइप का होगा। ठीक है, इस तरह का जो फ्लो होता है उसे हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ये पानी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में छिड़कने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टर्बुलेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे फ्लो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, और इसमें आर जो है रेनॉल्ड नंबर, आप वैल्यू रख के एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। इट इज़ ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा कोई यूनिट वगैरह नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं इसी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझेंगे क्योंकि आगे बर्नौली थ्योरम जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा इसका, वो टॉपिक को समझने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि अगर कोई आइडियल फ्लूइड है, ध्यान रखना पीछे हमने आइडियल फ्लूइड नहीं पढ़ा, ये अभी जो रेनॉल्ड नंबर मैं डिस्कस कर रहा था उससे पहले आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन जरूर लिखी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने आइडियल फ्लूइड पढ़ा है, क्योंकि आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टर्म भी आ रहा था। पर अभी मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कोई आइडियल फ्लूइड है तो उसका किसी भी पाइप से पर सेकंड बहने वाला वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वॉल्यूम एक एंड से एंटर करेगा लिक्विड का या फ्लूइड का, उतना ही पर सेकंड या उतना ही वॉल्यूम एक सेकंड में दूसरे एंड से भी निकलना चाहिए। अगर मान लो कम या ज्यादा निकल रहा है तो इसका मतलब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा एंटर हुआ कम निकला, इसका मतलब लिक्विड पाइप के अंदर कंप्रेस हो गया, और अगर कंप्रेस हो गया तो वो इनकम्प्रेसिबल कहाँ रहा, या कम एंटर हुआ ज्यादा निकल आया, इसका मतलब हुआ कि लिक्विड एक्सटेंड हो गया, खिंच गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड the volume the volume flowing per second through volume flowing per second through any the volume flowing per second through any cross section of a pipe is constant। यानी हम कह सकते हैं वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड is equal to volume coming out पर सेकंड। पाइप में जितना वॉल्यूम एक सेकंड में एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम इसमें से बाहर आएगा। अब जैसे देखिए मान लेते हैं हम कि ये पाइप इस तरह के आकार का है, ऐसी शेप में है, तो इसमें से एक सेकंड में जो वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, या मैं कहूँ एक सेकंड में जितना एंटर करेगा, क्योंकि दोनों साइड में अगर आप देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 डिफरेंट है, तो ये इतना लिक्विड मान के चलते हैं एंटर हुआ।
लेट इसकी जो मोटाई है वो मोटाई dx1 है, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ जो वेलोसिटी है दैट इज v2, और इतना लिक्विड dx2 मोटाई का निकला, dx2 मोटाई का निकला। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है पर सेकंड उसको मैं लिखूंगा dv1 अपॉन dt इज इक्वल टू dv2 अपॉन dt। वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड, और इसे हम यहाँ से लिखेंगे एरिया A1, और जो मोटाई है dx1, दिस इज वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, और ये जो डिस्क टाइप का आप देख रहे हैं इस तरफ, ये वाला, ये dx1, और दूसरी तरफ ये एरिया A2, और इधर dx2 अपॉन dt अपॉन dt। ये जो dx1 अपॉन dt है इसे मैं वेलोसिटी v1 कह सकता हूँ, तो ये आ जाएगा a1 v1 और इधर a2 v2। एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो av कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी को बोलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा यहाँ से। यानी कि कहीं पे एरिया अगर ज्यादा है, कहीं पर एरिया अगर ज्यादा है तो वहां वेलोसिटी कम होगी, और अगर कहीं पर एरिया कम है तो वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, जैसे पाइप, आप अपने घर में कोई पानी वगैरह देते हैं लॉन में, आपके घर में पौधों में पानी देते हैं, तो मान लीजिए काफ़ी सारे पौधे आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो आप क्या करते हैं, आप पानी का जो माउथ है उसको स्क्वीज़ कर देते हैं, थोड़ा दबा देते हैं। जिस पाइप में से पानी निकल रहा है, जहाँ से उसका जो माउथ है या एंड है, ओपन एंड है, उसको थोड़ा दबा देते हैं, स्क्वीज़ कर देते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीम जो धार है पानी की, वो तेज़ हो जाती है और ज़्यादा दूर तक चली जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया, और एरिया अगर आप कम करेंगे तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। एरिया कम करेंगे, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। इसके अलावा नदी जब पहाड़ी इलाकों में बहती है, रिवर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में पथरीली ज़मीन होती है। नो डाउट थोड़ा स्लोप ग्रेडिएंट ज़्यादा तो होता है, स्लोप ग्रेडिएंट ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही साथ पहाड़ों में पथरीली ज़मीन होती है। उन्हीं पहाड़ों के बीच से नदी जब बहती है तो बहुत ज़्यादा रास्ता इसको बहने के लिए नहीं मिलता, तो इट गेट नैरो स्पेस, इसको कम जगह मिलती है बहने के लिए, इसलिए वहाँ फ्लो वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये प्लेन एरिया में आती है, जैसे अपने शहर की बात कर लें, हम आगरा की बात कर लें, तो यहाँ जैसे यमुना रिवर जो बह रही है, तो आप देखिए प्लेन एरिया में काफ़ी चौड़ी जगह में कवर करके ये बहती है, काफ़ी बड़े एरिया में बहती है, तो जो फ्लो वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा एरिया बहने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा एरिया इसको बहने को मिल जाता है, इसलिए ये स्लो स्पीड में बहती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में काफ़ी तेज़ रफ्तार होती है, क्योंकि नैरो स्पेस मिलता है इसको बहने के लिए। इसका और एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे नल को जब आप खोलते हो, मैं फिगर से समझाना चाहूँगा। आपने अगर नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ऊपर-नीचे कहीं रह गया है तो। हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैं नल का और बता रहा था, अभी मैं फिगर से समझाऊँगा, तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये जिन लोगों का रह गया है, जो लेट जॉइन किए हैं, तो वो देख लें। ये मैंने बताया है, और कुछ लोग जो बीच में सो गए हों, वो भी देख लें। क्योंकि आज संडे है, बीच में 1 दिन 2 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई है। तो टू कंपनसेट दैट आई एम टेकिंग क्लास टुडे ऑन संडे। ठीक है? तो आज कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में बर्नौली थ्योरम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ एग्जांपल वगैरह मैं कराऊँगा। अगर
हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में यानी कल सेम टाइम क्लास होगी तो उस समय कंप्लीट करके हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो है देखिए, कुछ एग्जांपल इसके मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि पाइप का जो माउथ है उसे अगर हम स्क्वीज करते हैं, थ्योरेटिकल एग्जांपल ये है। तो पहला तो इफ वी स्क्वीज द माउथ या एंड कह सकते हैं ऑफ अ पाइप, देन फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी? एरिया कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा एक एग्जांपल जो मैं आपको नल वाला दे रहा था, इसको आप फिगर से समझिए, लिखाने से ज़्यादा अच्छा है, आप फिगर में समझेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये नल है और इससे आपने जो टैप को ओपन किया तो इससे पानी जब निकलता है तो आपने एक चीज़ शायद नोटिस करी होगी या आज नोटिस कर लेना, लेकिन फ्लो स्ट्रीम लाइन टाइप का हो तभी ये बात सही है, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग ही दिया है आइडियल लिक्विड। तो आप देखेंगे कि ऊपर से जब नीचे पानी आ रहा होगा, पाइप में पानी निकल आया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा और यहाँ पे एरिया कम होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो पानी जब नीचे आ रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी? यहाँ पे वेलोसिटी v क्या है? लेस, और यहाँ पे वेलोसिटी v क्या है? मोर। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ये नीचे आ गया h हाइट, तो h हाइट नीचे आ गया तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे एरिया कम हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, एरिया लेस, और यहाँ पे एरिया मोर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आएगा कि एक टैप से पानी इतनी स्पीड से निकला, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से सपोज़ कर लेते हैं, और वहाँ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ की कह देगा कि ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। तो इससे 20 सेंटीमीटर नीचे ये हाइट आपको दे रखी होगी। इसी लिक्विड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बताइए? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाद में निकलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये वाली फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और 2as में s की वैल्यू तो h रख देंगे, ये वाली हाइट, और एक्सेलरेशन में g रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी u ये वाली दे रखी है, ये लेस जो लिखा है वेलोसिटी ये वाली रख देंगे, और फाइनल वेलोसिटी ये मोर वाली आ जाएगी। और फिर a1 v1 लगा के एक न्यूमेरिकल बन गया ये, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 लगा के a2 निकाल सकते हैं। a1 मैंने कहा आपको दिया होगा, ये मोर जो लिखा हुआ ये वाला जैसे दे दिया, तो नीचे का निकाल लेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उसको हल्का-सा खोलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे जैसे-जैसे उसकी धार जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाती है। इसी में जो तीसरा जो पॉइंट मैंने रिवर वाला बताया, कि प्लेन एरिया में रिवर को ज़्यादा जगह मिल जाती है, रास्ता ज़्यादा मिल जाता है, तो वहाँ पर उसकी फ्लो वेलोसिटी कम होती है, बिकॉज़ इट गेट्स मोर एरिया टू फ्लो। तो फ्लो वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी in plain area is less as compared to hilly areas, because river get more space river gets more space to flow in plain area। जो प्लेन एरिया होते हैं उसमें नदी को काफी जगह मिल जाती है,
बहने के लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू हिल एरिया। तो इसमें कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई बन जाएगा, हो सकता है पूछ ले, थोड़ा एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अब हम फ्लूइड के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम। इसमें मुझे उम्मीद है कोई खास ऐसा कोई दमदार क्वेश्चन नहीं बनता। एक मैंने आपको बता दिया, इसमें जो नल वाला एग्जांपल दिया, इसमें तो क्वेश्चन मिल सकता है, पर कोई हाई फाई फॉर्मूला नहीं है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। और आपको याद होगा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाया था, तो वहां पे भी I इक्वल्स टू NeAVD वाले फॉर्मूले में भी एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर था। तो वहाँ कई सारे पैरामीटर मैंने पूछे थे कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बदल जाता है तो करंट चेंज होगा, करंट डेंसिटी चेंज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, कंडक्टिविटी चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होगी। इस तरह का एक सवाल वहाँ ज़रूर कराया था मैंने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? ये इस तरह का पूछा जाता है कि अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफ़ॉर्म नहीं है किसी पाइप का, तो इनमें से क्या चीज़ें क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेंगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं करती, या करंट डेंसिटी नहीं करती, या करंट नहीं करता, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कराई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी याद होगा। तो वहाँ पे भी मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करी थी। आप टारगेट बैच के बच्चे हैं तो उन सबको आइडिया रहता ही है इन चीज़ों का, ठीक है? तो अब हम आते हैं इसके बाद में फर्दर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ठीक है? तो और इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं। मैं बताऊँगा कुछ इस क्लास में, कुछ अगली क्लास में। बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम ये बताती है कि अगर कोई पाइप है, उसमें कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में वो कांस्टेंट रहती है। बट दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर आइडियल फ्लूइड। और टोटल एनर्जी में 3 तरह की एनर्जी शामिल होती है। एक होती है प्रेशर एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको प्रॉपर हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें सीधे-सीधे आते हैं बर्नौली थ्योरम में। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड यानी कि विस्कस फोर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। आइडियल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट, remain constant. According to Bernoulli theorem, the total energy per unit volume of an ideal fluid remain constant. और total energy of fluid, total energy of fluid includes pressure energy, प्रेशर एनर्जी होती है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, वो तो आप जानते ही हैं, हाफ एम वी स्क्वायर वी वेलोसिटी। एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एम जी एच। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो प्रेशर एनर्जी पीवी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ वी प्रेशर एनर्जी में, पी इंटू वी में प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वी मैंने कैपिटल से बनाया है, और हाफ एम वी स्क्वायर में वी वेलोसिटी है। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने कैपिटल और स्मॉल में बनाया, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, लापरवाही से बनाएंगे बाद में फिर कंफ्यूजन होगा। यहाँ वी कैपिटल वाला जो है वो वॉल्यूम है, और स्मॉल वाला वी मतलब वेलोसिटी है, ठीक है? और प्लस एम जी एच,
दैट्स ए कांस्टेंट। अभी ये टोटल एनर्जी हमने लिखी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज प्रेशर एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। अगर वॉल्यूम से थोरोली डिवाइड कर दें तो ये यहाँ पे बचेगा P, यहाँ पे बचेगा हाफ m अपॉन v, v स्क्वायर, और इधर m अपॉन v जी एच, और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी। तो ये होगा आपका P इक्वल्स टू हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच, एंड ये आपका कांस्टेंट। ये प्रॉपर फॉर्म है बर्नौली थ्योरम का, ये जो आया है यही इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन भी कह सकते हैं। P प्रेशर है, यहाँ पे हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी है, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो आप इसमें ये जो टर्म आप देख रहे हैं, आप इनको आप प्रॉपर समझें तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये है। इसको और फर्दर एक फॉर्म में और भी लिखा जा सकता है, और उसको प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड के टर्म्स में भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ, कभी कभी उसकी भी जरूरत मिल पड़ जाती है, या कहीं आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो सॉल्यूशन में स्टेप नहीं समझ में आया, ये जो फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं इसी में रो जी से पूरा डिवाइड कर दिया हमने, थोरो रो जी से डिवाइड कर दिया, तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा रो जी, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, और ये बचेगा h, दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, क्योंकि रो जी से डिवाइड किया तो रो डेंसिटी और g ये दोनों ही कांस्टेंट है। तो ये आपका इसमें ये तो P अपॉन रो जी, दिस इज प्रेशर हेड। ये आपका वेलोसिटी हेड कहलाता है, और ये आपका ग्रेविटेशनल हेड। ये जानना आपको जरूरी है, कई बार क्या करेगा वो क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप में, और एक पॉइंट पर उसका प्रेशर हेड और ग्रेविटेशनल हेड ये है, तो बताओ उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको यही नहीं समझ में आया कि ये ग्रेविटेशनल हेड प्रेशर हेड का मतलब क्या है, तो वहां कहेगा कि प्रेशर हेड इतना है, ग्रेविटेशनल हेड इतना है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी हेड कितना होगा बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच, दैट्स ए कांस्टेंट। तो यहाँ से आप रिलेट करके निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं, पाइप में ये एच वगैरह का मतलब क्या है। तो जैसे ये एक पाइप है, और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के साथ साथ इसकी हाइट भी सेम नहीं है हर जगह जमीन से। तो अब यहाँ इधर का एरिया मान लो A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, तो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी V1, यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी V2, यहाँ हाइट इसकी जो आएगी दैट इज से H1, यहाँ इसी रेफरेंस लेवल से ये जो हाइट है वो H2 है। ये हमने एक रेफरेंस लेवल लिया है, वो दिया होगा क्वेश्चन में कहाँ आपको लेना है, तो वो हाइट आप ले पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह। ठीक है, और इधर का जो प्रेशर है, क्योंकि लिक्विड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, तो हाइट पे इसको रेज करना है, वेलोसिटी भी आप देख रहे हैं चेंज हो रही है, तो कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, और वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स हमें जो चाहिए वो इस लिक्विड को पुश करने के लिए चाहिए। तो पुश करने के लिए जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा प्रेशर से। तो इधर जो प्रेशर है दैट इज P1, और इधर जो प्रेशर होगा जो इसे बाहर आने से रोकेगा, इधर का प्रेशर इसे धकेल रहा होगा, और इधर का प्रेशर इसको बाहर आने से अपोज कर रहा होगा। तो दीज टू आर प्रेशर P1 एंड P2, दीज टू आर प्रेशर P1 एंड P2। तो P1 P2 जो प्रेशर है जो इसको आने से रोक रहे हैं लिक्विड को, तो इन
दोनों पॉइंट पर, कौन कौन से पॉइंट पर, एक ये वाला पॉइंट और एक इस वाले पॉइंट पर हम अगर फ्लूइड आइडियल है तो हम बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं। बर्नौली थ्योरम लगाने का मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट पर ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये वाला क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल, दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पाइप। और यहाँ पे भी तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट का नाम सपोज करो x है और इस पॉइंट का नाम y है। a और b नहीं ले रहे, a1 a2 में कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे बर्नौली थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो और बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो P1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये वाला P1 प्लस वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, हाफ रो V1 स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखेंगे तो रो जी H1, ये H1 रेफरेंस लेवल से हाइट है, और दिस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इन दोनों पॉइंट पे इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस किस तरह के होंगे, जैसे पाइप आप जो देख रहे हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने डिफरेंट लिया है। इसके अलावा पाइप हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, पाइप के एक एक्स वाले एंड की हाइट से वाई वाले एंड की हाइट ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो पाइप हॉरिजॉन्टल होता, पाइप अगर हॉरिजॉन्टल होता तो H1 और H2 बराबर, और अगर H1 H2 बराबर होते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपको मिलेंगी, तो ये वाला जो टर्म है ये कट जाता H1 H2 बराबर होते तो। लेकिन अभी डिफरेंट सिचुएशन है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि पाइप इस तरह का होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, लेकिन पाइप इस तरह का है। तो आप देखेंगे कि जो हाइट है H1 और H2, H1 एंड H2 हाइट है वो तो डिफरेंट है, लेकिन एरिया यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी V1 और V2 बराबर होंगे। आप देखोगे फिर ये वाला टर्म कट जाएगा V2 वाला, यानी कि मैक्सिमम इसमें 3 टर्म हो सकते हैं दोनों साइड में, मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, अब आपने कहा सर P1 P2 भी कट जाएगा क्या, अगर प्रेशर सेम होता है तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन लिक्विड को कंटिन्यू फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो कर पाएगा। अब जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन रखी, पाइप अगर हॉरिजॉन्टल है, मान लो क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है लेकिन पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो हाइट अगर यहाँ से अगर हम देख रहे हैं ये हाइट और ये हाइट H1 H2 अगर बराबर है, तो मैंने आपको बताया कि H1 H2 वाले जो टर्म है रो जी H2 वो कट जाएंगे। दूसरी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, ये वाला जो फिगर है, ये वाला सेकंड वाला फिगर जो मैंने बनाया है, इसमें पाइप का क्रॉस सेक्शन सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शन सेम है तो V1 V2 बराबर होंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपके सामने आती है क्वेश्चन में, आप इसको यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आज रुकेंगे यहीं पर, और अगली क्लास में मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी बर्नौली थ्योरम की स्टार्टिंग है, इसकी एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा कोई कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी सारी एप्लीकेशन है, इसमें एक वेंचुरी ट्यूब का केस आएगा, फिर उसमें आगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आएगा। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पे काफी अच्छे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो वो फॉर्मूले